हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया अध्याय जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो पहले इनका हम मतलब समझ लेते हैं और फिर 3.1 एक्सरसाइज को हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसमें क्या पढ़ना है उसकी बात हम आगे करेंगे। तो सभी लोग जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और इसको शेयर भी कर देंगे, ठीक है। तो इतना आपका ये कर्तव्य है। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ पर आप लोग जानते हैं युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब बेटा क्या होता है? जोड़ा यानी पेयर। और रैखिक समीकरण का मतलब होता है एक ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? एक हो। अधिकतम घात कितनी हो? एक हो। और यहाँ पर जो हमें समीकरण दिया गया हो उसमें चर कितने हो बेटा? उसमें चर कितने हो? दो हो। कितने हो? चर दो हो। तो एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की मैक्सिमम घात दो चर हो, चर की मैक्सिमम घात एक हो, तो वो हमारा कहलाता है रैखिक समीकरण। और जब इसी तरीके के दो समीकरण ले लेते हैं तो उसको बोलते हैं रैखिक समीकरण युग्म। क्या होता है उदाहरण में देखिए, इसको समझिए। सबसे पहले हमने लिया a1x b1y और प्लस c1 बराबर 0। तो यहाँ पर ये बेटा एक समीकरण है। क्यों? यहाँ पर देखिए दो चर यूज किए गए हैं। एक चर है x और दूसरा चर बेटा क्या है? y है। तो दो चर। अब यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर एक है, y की मैक्सिमम पावर एक है, तो चर की अधिकतम घात कितनी है? एक है। तो इसको बोला जाता है रैखिक समीकरण। अब यहीं पर एक और समीकरण आप ले लेंगे a2x b2y और प्लस c2 और बराबर में बेटा क्या हो गया? 0। तो यहाँ पर कितने समीकरण हो गए? दो। तो इसमें चर की भी अधिकतम घात कितनी है? एक। तो इसी कंडीशन को बोला जाता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसको बोला जाता है रैखिक समीकरण। ये भी रैखिक समीकरण और ये बेटा काहे में होंगे? एक पेयर हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण युग्म बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये इनकी बेटा क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ये इनका मानक रूप होता है, यानी जो भी रैखिक समीकरण होगा वो इस रूप में आपको दिखेगा, ठीक है। अब चलिए हम क्लास को आगे थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और यहाँ पर समझते हैं कि जब हम एक्सरसाइज 3.1 पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 3.1 पढ़ेंगे तो उसमें हम लोगों को सबसे पहले क्या पढ़ना होगा? तो यहाँ पर आप लोगों को मैं एक चार्ट बनवा रहा हूँ और आपको एक चार्ट बनाना है मेरे साथ ही। सबसे पहले आपको लिखनी है शर्त। शर्त क्या होगी मैं बताऊंगा, इसकी शर्त क्या होगी मैं आपको बताऊंगा। फिर हमें लिखना होगा हलों की संख्या। अभी तो बेटा ये ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। तो ये हो जाएगा बेटा हलों की संख्या। क्लियर है? फिर हलों की संख्या के बाद आपको बेटा फिर यहाँ पर लिखना होगा युग्म का नाम। मतलब ये युग्म है कैसा? तो अब हम लोग बेटा यहाँ पर क्या लिखेंगे? युग्म का नाम लिखेंगे, ठीक है। संपाती है कि असंपाती है, इस तरीके से देखेंगे। और फिर हम बेटा यहाँ पे देखेंगे कि ग्राफ कैसा बनेगा। ग्राफ कैसा बनेगा। और लास्ट में हम लोग उस ग्राफ को भी यहाँ पर बना लेंगे। तो उस ग्राफ को भी बेटा हम यहाँ पर बना लेंगे। तो ये बात आपको यहाँ पर समझनी होगी थोड़ा सा। और ये चार्ट आपको बना के रखना है। क्लियर है? ये चार्ट बेटा आपको क्या करना है? बना के रखना है, ठीक है बेटा। इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है? यहाँ पर शर्तें हमारे पास बेटा कितनी रहेंगी? 3 शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है? शर्त कैसे निकालेंगे आप देखिए। यहाँ पर x जो चर है उसका गुणांक a1 है, जो y चर है उसका गुणांक b1 है, ये अचर पद क्या है? c1 है। इसी तरीके से समीकरण 2 में x चर का जो गुणांक है a2 है, y चर का जो गुणांक है b2 है, जो अचर पद है वो c2 है। तो दो समीकरणों से पहली शर्त हम यहाँ पर बनाते हैं कि a1 बटे a2, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, a1 बटे a2 और बराबर b1 बटे b2, अगर ये दोनों आपस में बराबर ना हो, मतलब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 अगर बराबर ना हो, तो हल से देखो यहाँ पर इस चार्ट के माध्यम से हम लोग ये समझ पाएंगे कि ग्राफ कैसा बनेगा और जो हमारे पास दो समीकरण दिए गए हैं इसके हल कितने होंगे।
क्या कोई हल होगा या फिर कोई हल नहीं होगा, ये सारी की सारी बातें हमको यहाँ पर पता चलने वाली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अगर a1/a2 और b1/b2 डज नॉट इक्वल का साइन है, ये आपस में बराबर नहीं है, तो याद रखना ऐसे समीकरण जिसमें a1/a2, ऐसा एक समीकरण युग्म जिसमें a1/a2 और b1/b2 आपस में बेटा क्या हो, बराबर ना हो, उस कंडीशन में जो हल होगा वो हल कितने होंगे, एक हल होगा। यानी उस समीकरण से जो x और y के मान आएंगे तो उसमें कितना, एक ही मान उनका आएगा, एक से अधिक मान नहीं आएंगे। या फिर हम ये कह सकते हैं इनका जो हल होगा वो कैसा होगा बेटा, अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब कि जो इसके उनके जैसा दूसरा कोई ना हो। अद्वितीय का मतलब क्या होता है, जैसे मैं क्या हूं, मान लीजिए मैं अद्वितीय हूं, तो मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है, तो मतलब सिर्फ मैं तो एक ही हूं। तो यहाँ पर अद्वितीय हल का मतलब यही है कि सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। और युग्म का नाम क्या होगा, तो याद रखना बेटा, युग्म का नाम यहाँ पर होगा कि कैसा युग्म होगा बेटा, संगत होगा। कैसा होगा बेटा, संगत युग्म होगा। तो कैसा युग्म होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हमारे पास हो जाएगा संगत युग्म होगा। क्लियर है, तो बेटा इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये कैसा होगा, युग्म का नाम बेटा कैसा हो जाएगा, संगत हो जाएगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो बेटा ग्राफ जो बनेगा वो हमारा बनेगा प्रतिच्छेदी। तो ग्राफ कैसा बनेगा मेरे बच्चे, प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा। अभी यहाँ पर प्रतिच्छेदी का मतलब क्या है, प्रतिच्छेदी का मतलब ये है कि आप लोग जब ग्राफ बनाते हैं, आप जानते हैं कि ये मान लीजिए सपोज करिए x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो जब हम यहाँ पर बेटा ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। मान लीजिए पहले समीकरण का हमें एक जो रेखा प्राप्त हुई वो कुछ इस तरीके से है, समझे रहिएगा बात को। और जो दूसरे समीकरण से रेखा प्राप्त हुई तो मान लीजिए वो हमको इस तरीके से प्राप्त हुई। तो ये रेखा सिर्फ एक ही जगह पर प्रतिच्छेद कर रही है। कितनी जगह पे प्रतिच्छेद कर रही है, सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे प्रतिच्छेद कर रही है। इसलिए ग्राफ बेटा कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। क्लियर है, तो पहली कंडीशन में क्या हुआ कि अगर a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है, तो अगर आपसे पूछेगा हलों की संख्या क्या होगी, तो हल बेटा एक होगा। युग्म का नाम क्या होगा, यानी समीकरण ये कैसे होंगे, तो आपस में बेटा ये संगत होंगे। संगत का मतलब ही होता है कि ये एक साथ आएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये संगत में एक साथ ही आ रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, संगत हो गया। इसका दूसरा देखिए सिचुएशन क्या है कि अगर मान लीजिए a1/a2 है और b1/b2 है, ये आपस में तो बराबर हैं, और साथ में c1/c2 भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ठीक है बेटा, दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 तीनों आपस में बराबर हो जाए। पहले एक को बराबर नहीं थे और अब दूसरी कंडीशन में क्या है, तीनों बराबर हो जाएं। और जब बेटा तीनों बराबर हो जाएंगे तो जो हल हमारे होंगे बेटा वो क्या होंगे, अनेक हल होंगे। कितने हल हो जाएंगे मेरे बच्चे, अनेक हल हो जाएंगे। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है, तो कितने हल हो जाएंगे मेरे बच्चे, इसके अनेक हल हो जाएंगे। अब अनेक हल हो जाएंगे तो समीकरण का युग्म का नाम कैसा होगा, तो युग्म भी बेटा कैसा होगा, संगत होगा। अब संगत से पता चल रहा है कि तुमको ये कहीं ना कहीं जो ग्राफ बनेगा उसमें जो हम दोनों, एक समीकरण से एक रेखा बनेगी, दूसरे समीकरण से एक रेखा बनेगी, तो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से आकर मिलेंगी या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। अब अनेक हल हो रहे हैं तो कितने हल आएंगे मेरे बच्चे, इसके अनेक हल होंगे। तो कैसा होगा, संगत होगा। तो यहाँ पर ये जो बेटा यहाँ पर हमारी रेखाएं होंगी, यानी जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा बनेगा, जल्दी से बताइए आप लोग, ग्राफ कैसा बनेगा, संपाती बनेगा। तो ग्राफ बेटा कैसा होगा, संपाती बनेगा। समपाती, सम का मतलब होता है समान और पाती का मतलब पथ। जब दूसरा एक दूसरे पे एक, मतलब संपाती का मतलब ये है कि जैसे आपने ये एक रेखा बनाई है और इसी के ऊपर आपको दूसरी रेखा होगी, पर अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो आपको दो रेखाएं दिख रही हैं, पर आप ऐसे देखेंगे तो आपको सिर्फ एक ही रेखा दिखेगी। तो ये क्या है, संपाती रेखाएं हैं। ऐसे आप दो रेखाएं देख रहे हैं, ऐसे आपको सिर्फ एक ही रेखा दिखेगी।
तो ये रेखाएं हमारी बेटा कैसे हैं, समपाती हैं। क्लियर है। और जब समपाती हैं तो ये कितनी जगह पे टच कर रही हैं, कोई गिनती नहीं है। तो ग्राफ में जब कभी भी हम मान निकालते हैं तो जितनी जगह पर प्रतिच्छेद करती है उतने हल निकलते हैं। तो यहाँ पर एक जगह पे प्रतिच्छेद किया तो हल कितना निकला था, एक। यहाँ पर अनंत जगह पर प्रतिच्छेद कर रही, अनेक जगह पर वो उसको टच कर रही, प्रतिच्छेद कर रही है, तो हल कितने होंगे बेटा, अनेक होंगे। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो ये आपकी बेटा एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। तो ये एक्स है और ये बेटा क्या है, वाई है। सपोज करिए एक लाइन आपने, एक ग्राफ इसका यहां से, एक रेखा के लिए यहां से लाइन गई, तो पहले समीकरण से एक लाइन हमको प्राप्त हो गई। ठीक है। तो आप इसको संपाती रेखाएं भी बोल सकते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं भी बोल सकते हैं। वैसे तुमने ग्राफ का नाम दिया प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा, यहाँ पर संपाती ग्राफ होगा। कहीं कहीं बुक में ये लिखा होता प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होगी, अगर रेखाएं पूछ लेगा तो प्रतिच्छेदी रेखाएं, संपाती रेखाएं। ठीक है, ये बात याद रखना। और इसी के ऊपर दूसरा भी लाइन खिंचा होता है, तो इसको मैं इस तरीके से तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपको देखने में लग रहा होगा कि इसके ऊपर दो लाइनें हैं, तो ये ग्राफ कैसा होगा, संपाती होगा। क्लियर है। पहली कंडीशन में क्या था, कोई बराबर नहीं था। दूसरी कंडीशन में सब बराबर हो गए। और तीसरी कंडीशन में बेटा क्या होगा कि पहले वाले तो दो बराबर होंगे, यानी a1/a2 और b1/b2 तो बराबर होगा, परंतु डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है। तो इस कंडीशन में जब a1/a2 और b1/b2 तो बराबर हैं, परंतु c1/c2 बराबर नहीं होगा, उस कंडीशन में बेटा जो हल होंगे तो उसका कोई हल नहीं है, कोई तो क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। तो यानी इन दो समीकरणों में अगर ऐसी कंडीशन मिल जाएगी इन दो समीकरणों से, तो उसका कोई भी हल नहीं होगा। क्लियर है। और हल कोई नहीं है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये जब ग्राफ बनाएंगे तो एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद किए हैं, नहीं किए हैं। तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं किए मतलब एक दूसरे के पास में ये नहीं आए हैं, साथ साथ नहीं आए हैं। और जब साथ साथ नहीं आए तो मतलब ये संगत नहीं है। और जब ये संगत नहीं तो इनको क्या कहेंगे, असंगत कहेंगे, असंगत हो जाएगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा, युग्म कैसा हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। असंगत का मतलब है कि दो दोस्त हैं, उनके विचार आपस में नहीं मिल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। कहते हैं ना कि संगत से गुण आते हैं और संगत से गुण जाते हैं। तो जब संगत होगा तभी हल होंगे, अगर संगत नहीं है तो कोई भी हल नहीं होगा। तो असंगत होने की मात्र एक ही कंडीशन है। ठीक है। अब इसका बेटा जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा, समांतर होगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा, समांतर ग्राफ बनेगा। या मैं इनके नीचे लिख देता हूं कि अगर इनकी रेखाओं की बात की जाएगी तो यहां पर बेटा कैसी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। रेखाएं भी मैं लिख देता हूं साथ में। यहां पर बेटा ये क्या हो जाएंगी, संपाती रेखाएं हो जाएंगी। और यहां पर बेटा जब हम लिखेंगे तो यहां पर कौन सी रेखाएं हो जाएंगी, समांतर रेखाएं हो जाएंगी। मैं लिख देता हूं, हो सकता है आप लोगों को न याद रहे, तो समांतर रेखाएं हो जाएंगी। अब इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा, समझो जरा ग्राफ को। कि मान लीजिए ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये बेटा वाई एक्सिस। हमेशा ग्राफ ऐसे ही तो बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस है। अभी मान लीजिए पहले समीकरण से एक लाइन आपने ये खींची, ठीक है, लाइन फर्स्ट। और दूसरे समीकरण से आपने एक लाइन ये खींची। अब जरा दिमाग लगाओ, देखो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कहीं पे टच कर रही हैं, नहीं टच कर रही हैं, इसलिए ये रेखाएं कैसी हो जाएंगी, असंगत हो जाएंगी। और ये एक दूसरे के समांतर हैं, इसलिए रेखाएं कौन सी हो जाएंगी, समांतर रेखाएं हो जाएंगी। तो ये चार्ट है, इस चार्ट के माध्यम से हम लोग पहली एक्सरसाइज पढ़ेंगे 3.1। तो आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत बेहतर चीज है। अगर आप ये याद रखते हैं, इस चार्ट को बना के रखते हैं, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है बेटा, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब बेटा देखिए, आपको हमने एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज बेटा कितनी है, 3.1 है। एक्सरसाइज 3.1, तो एक्सरसाइज 3.1 का पहला सवाल है और एक ही सवाल इसमें दिया गया है।
अनुपातों A1/A2 और B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। मतलब इनकी तुलना करके हमको ज्ञात करना है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो हमें सिर्फ इतना बताना है कि संगत हैं कि असंगत हैं, बस। तो सबसे पहले समझ लो कि संगत होने की कंडीशन क्या थी, या तो कोई बराबर ना हो या तो सब बराबर हो तो संगत है। लेकिन अगर किसी में आधा बराबर है और आधा बराबर नहीं है तो वो क्या है, असंगत है। बस इतना ही याद रखना। क्या कहा मैंने, या तो बेटा A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1 क्या हो जाए B2, या तो फिर कोई बराबर ना हो तब भी बेटा कैसा होगा, वो संगत होगा, या फिर बेटा तीनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। या तो फिर बेटा क्या हो, तीनों बराबर हो तब भी संगत होगा। लेकिन अगर मान लो ये नहीं अच्छा लगता, आधा बराबर है, मतलब A1/A2 तो बराबर हो गया पर डज नॉट इक्वल टू C1/C2, तब बेटा कैसा हो जाएगा, कंडीशन कैसी हो जाएगी, असंगत हो जाएगी। बस इतनी सी चीज आपको याद करके रखनी है संगत और असंगत के केस में। ठीक है, कैसे सवाल को हल करेंगे समझो जरा। पहला सवाल हमको ये दिया गया है, तो पहले सवाल को ये आपके सामने है, तो पहले समीकरण से क्या बनेगा, A1B1C1। अब यहां पर समझो करना क्या है, पहले मेरी बात ध्यान से सुनना। हमें सवाल को हल करना है तो आप लिखेंगे हल, लिखेंगे 3x प्लस का बेटा कितना है 2y है, बराबर में कितना है 5 है। क्लियर है। करना आपको ये काम है कि इन सबको पक्षांतर कर लेना है, मतलब इधर जीरो रखना है। जब भी आपसे संगत असंगत की बात कही जाएगी सबको इधर मतलब क्या होना चाहिए, जीरो। तो इसको जब इधर लाओगे तो क्या बनेगा, 3x प्लस का 2y माइनस का 5 बराबर क्या हुआ, जीरो। ये आपका समीकरण एक हुआ। ठीक है, दूसरा आपको क्या दिया गया है, 2x माइनस का 3y बराबर में 7, इसको भी इधर बुला लो बेटा। तो 2x माइनस का 3y माइनस का 7 बराबर क्या होगा, जीरो। अब टीचर तुमको क्या करता है आपको हम बता देते हैं। देखो पढ़ाने का सबका टेक्निक अलग अलग है, तरीका अलग अलग है। वो ऐसा ही समीकरण लिखा रहने देंगे और वो बताएंगे जब यहां पर इस अचर पद को लिखेंगे तो बराबर के जब इधर होगा तो इसका साइन बदल जाएगा, अगर ये प्लस में होगा तो माइनस में आ जाएगा। तो हम वो लफड़े वाला काम करेंगे ही नहीं, हम लोग सीधा सा पहले क्या कर लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। तो यहां पर बेटा ये क्या बन गया, समीकरण 2 बना कि नहीं बना, बना। अब समीकरण 1 से क्या बनेगा, देखो A1B1C1, और समीकरण 2 से क्या बनेगा, A2B2C2। समझ में। तो A1 किसको कहा जाता है, जो x के गुणे में हो, तो x के गुणे में कौन है, 3। तो A1 बराबर कितना आएगा बेटा, 3। और जो b के गुणे में होता हो क्या होता है, B2 होता है। y के गुणे में B2 होता है, तो y के गुणे में क्या है, 2। तो B2 कितना हो जाएगा बेटा, 2। और C2 की जगह पे बेटा क्या है, C1 सॉरी, तो पहले समीकरण से चलने 1 होगा। तो C1 बराबर बेटा कितना हो जाएगा, माइनस का 5। निकाल लिया। समीकरण 2 से निकालोगे तो A1 बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। B1 बराबर क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा। और बेटा C1 बराबर क्या आएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। क्लियर है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आएगी। इसलिए अब यहां पर देखो हम क्या निकालेंगे, पहले A1/A2। तो A1 का मान कितना है बेटा, 3 है, और A2 का मान बेटा कितना है, 2 है। निकाल लिया। A1/3 है, देखो ये पहला समीकरण है बालक, ये A1 की जगह पे 3 है और A2 की जगह पे क्या है, 2 है, तो 3/2 आ गया। अच्छा ये यहाँ पर A2 लिखना है, चलो कोई बात नहीं, A1/A2। अब बेटा इसी तरह क्या निकालेंगे, B1/B2। तो यहाँ पे लिखोगे B1/B2। तो B1 कितना है, 2 है, और B2 कितना है बेटा, माइनस का 3 है। क्या ये दोनों आपस में बराबर है, इसकी वैल्यू 3/2 है और इसकी वैल्यू -2/3 है, तो ये वैल्यू आपस में बराबर है, नहीं बराबर है। तो आप लिखेंगे चूंकि A1/A2 और B1/B2 डज नॉट इक्वल, ये बराबर नहीं है, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म कैसा है बेटा,
संगत है। अब कोई बराबर नहीं होगा तो संगत होगा ना, तो कोई बराबर नहीं तो बेटा कैसा होगा, संगत होगा। तो ये पहला सवाल हो गया, इस तरीके से आपको करना है। क्लियर है? अब इसका दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल देखिए बेटा, ये आपको दिया गया है 2x माइनस का 3y और बराबर में बेटा 8 है। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या बनेगा, 2x माइनस का 3y माइनस का 8 बराबर क्या है, 0। आपको बराबर में 0 रखना। दूसरे से देखो यहां पर दिया, इसको मान लीजिए समीकरण 1। ये आपको दिया 4x माइनस का 6y और बराबर में बेटा 9 है। इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो 4x माइनस का 6y माइनस का 9 बराबर 0। इसको मान लो समीकरण 2। a1 कितना हो जाएगा, देखो a1 बेटा हो जाएगा 2, b1 कितना हो जाएगा माइनस का 3 और बेटा c1 कितना हो जाएगा माइनस का 8। इसी तरह से बेटा a2 कितना हो जाएगा 4, b1 कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 6 और बेटा c1 कितना हो जाएगा माइनस का 9। ठीक है, अब यहां से निकालो a1 बटे a2। तो a1 बेटा 2 है, a2 कितना है 4 है, तो 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, मतलब कितना आया 1 बटे 2 आ गया। क्लियर है? फिर बेटा क्या निकालोगे, b1 बटे b2। तो b1 कितना है बेटा माइनस का 3 है और b2 कितना है माइनस का 6। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 एक अन्नम 3, 3 दूनी 6, तो मतलब 1 बटे 2। तो जब बेटा ये दोनों बराबर हो जाएंगे, देखो अभी हमने क्या किया, जब a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर नहीं था तो यहीं पे इसको स्टॉप कर दिया। ठीक है, लेकिन सोचो जब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर हो जाएंगे तो उस कंडीशन में आपको c1 बटे c2 भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, c1 बटे c2 भी निकालना पड़ेगा। तो अब हम यहां से देखिए, तो यहां से हम बेटा क्या निकालेंगे, c1 बटे c2। अब c1 की वैल्यू बेटा कितना है माइनस का 8 है और c2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 9 है। अब इसको कट सकता नहीं तो माइनस का चिन्ह कट जाएगा, तो कितना आएगा बेटा 8 बटे 9। अब जरा आप यहां पर देखो a1 बटे a2, तो हम लिख देंगे चूंकि क्या क्या बराबर a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर है, तो a1 बटे a2 और बेटा b1 बटे b2 तो बराबर है, पर c1 बटे c2 बराबर नहीं है, तो डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। ठीक है, तो देखो जब आधा बराबर है आधा बराबर नहीं है तो क्या है, असंगत है। या तो भैया हमें अगर भोजन मिले तो पूरा मिले, या तो फिर मिले तो बिल्कुल ही ना मिले। हमें वो पसंद नहीं कि आधा पेट हम खाना खाएं और आधा पेट खाना हम ना खाएं। तो जब आधा आधा वाली कंडीशन हो जाएगी वो असंगत हो जाएगा, या तो फुल प्लेट खाने को मिले या फिर खाने को ही ना मिले, तब वो क्या रहेगी, संगत रहेगा। भाई सीधी सी बात है कि मान लीजिए कल हम कहीं शादी में गए, अब भैया वहां पे खाना खाने की व्यवस्था सभी खा रहे थे, अब हम वहां पर आधी प्लेट खाना खाए, जाके कोई हमारी प्लेट छीन ले आके भैया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बहुत गुस्सा आएगा ना। तो इससे अच्छा हम शादी में ना आए होते, तो वो मंजूर है। तो वो क्या हो जाएगा, एक व्यवहार जो होगा वो असंगत व्यवहार होगा। जैसे हम बारात में गए, मान लीजिए प्लेट में है कि भैया हमने देखा अगर भीड़ और बहुत है तो हम खाना खाएंगे नहीं, तो उसमें आप किसी की, तो वो संगत हो जाएगा। या फिर हम गए तो भरपेट खाना खा लिए, तो वो भी क्या होगा, संगत होगा। तो या तो पूरा खाने को ही ना मिले या तो खाने को मिल जाए, पर ये मंजूर नहीं कि आधी प्लेट खाना खा लें और आधी प्लेट खाना खाने ना मिले, तो वो असंगत हो जाएगा। तो यहां पर देखो आधी प्लेट तो खा लिया पर आधी प्लेट नहीं खाया, तो कैसा हो जाएगा, ये असंगत हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म कैसा है बेटा, ये असंगत है। ठीक है, इस तरीके से आपको काम करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर हम आगे तीसरा सवाल कराते हैं। देखिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। चलिए ठीक, अब हम बेटा देखेंगे सवाल नंबर 3। 2 सवाल हमने कर लिए, अब सवाल नंबर हम लोग 3 देखने वाले हैं। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ है और यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि फ्रैक्शन के रूप में आपको दिया गया है। किस रूप में है, फ्रैक्शन के रूप में है। तो ये चीज तो आपको पता चल गई कि कब संगत और असंगत होगा, ये बात पता चल गया। या तो हम शादी में गए हैं, खाएंगे तो पूरी प्लेट खाना खाएंगे, या तो फिर खाना खाएंगे ही नहीं।
मतलब अगर संगत होने की कंडीशन क्या है, या तो सब बराबर हो या तो कोई भी बराबर ना हो, तो वो संगत है। लेकिन आधा बराबर है आधा बराबर नहीं तो क्या है, असंगत है। ये समझने का तरीका आपका है। सवाल नंबर 3 को जब हम करेंगे तो बेटा हम क्या लिखेंगे, हल। आप समझिए यहां पर ये बेटा दिया गया है 3/2 x प्लस का 5/3 y और बराबर में बेटा 7। क्लियर है? इधर समझो पहले, इन दोनों का बेटा आप एलसीएम लोगे तो इससे इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो 9x हो जाएगा, इससे इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो बेटा 10y हो जाएगा, और इससे इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 2 जा 6, और ये कितना हुआ बेटा 7 हो गया। 6 बटे में तो कहाँ जाएगा, गुणे में जाएगा, तो 9x प्लस का बेटा 10y और 7 6 कितना हो जाएगा बेटा 42, ये 6 7 के पास जाएगा। इसको इधर ट्रांसफर कर लो तो 9x प्लस का 10y और माइनस का 42 बराबर बेटा क्या हो जाएगा 0। इसको मान लो समीकरण 1। अच्छा, इसका हमने समीकरण 2 मिटा दिया है। इसका समीकरण 2 बेटा हमने क्या किया, मिटा दिया। 9x माइनस का 10y है, 9x माइनस का 10y और बराबर में बेटा कितना दिया गया है 14। तो इसका ये समीकरण दूसरा था ये वाला। तो समीकरण 1 ये हो गया बेटा, तो दूसरा क्या हो जाएगा 9x माइनस का 10y और बराबर में बेटा कितना दिया 14। इसको इधर ट्रांसफर करिए, 9x माइनस का 10y और माइनस का 14 और बराबर में बेटा क्या हो जाएगा 0। इसको मान लीजिए समीकरण 2। समीकरण 1 से a1 a2 निकलता है, तो a1 बराबर कितना है 9 और बेटा b1 बराबर कितना हो जाएगा 10 और c1 बराबर बेटा कितना हो जाएगा माइनस का 42। a2 बराबर बेटा कितना हो जाएगा 9, b2 बराबर बेटा कितना हो जाएगा माइनस का 10 और c2 बराबर बेटा आपका कितना हो जाएगा माइनस का 14। ठीक है, उस कंडीशन में क्या निकालोगे a1 बटे a2, तो a1 है 9, a2 भी बेटा कितना है 9, तो दोनों ही 9 9 है, कट जाएंगे तो कितना आएगा 1। क्लियर है? कितना आएगा 1। फिर बेटा क्या निकालोगे b1 बटे b2, तो b1 कितना है 10 है और b2 कितना है माइनस का 10 है, कट जाएगा तो कितना आएगा बेटा माइनस का 1 आएगा। क्या दोनों बराबर हैं? नहीं बराबर हैं, तो क्या लिखोगे चूंकि, तो a1 बटे a2 और डज नॉट इक्वल टू बेटा b1 बटे b2, तो दोनों बराबर नहीं है, बारात में खाना खाया ही नहीं, तो मतलब क्या है संगत है। तो क्या लिखोगे, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म कैसा है बेटा संगत है। ये कैसा हो जाएगा बेटा, ये संगत हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ये कैसा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, संगत है, दिख रहा है सभी को? ठीक है, वेरी गुड। अब सवाल नंबर 4 देखिए, सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 बेटा आपको दिया गया, इसका भी हल हमें करना होगा। तो ये सवाल नंबर 3 का हल था और ये सवाल नंबर 4 का हल है। 4 का ये बेटा हल है। क्वेश्चन आपको दिया गया, ध्यान से देखिए, 5x माइनस का 3y बराबर में बेटा कितना है 11। इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो 5x माइनस का 3y माइनस का 11 बराबर 0, समीकरण 1। ये आपको दिया गया समीकरण 2, तो ये बेटा क्या हो जाएगा 10x प्लस का 6y और बराबर में बेटा माइनस का 22 दिया गया। इसको इधर ट्रांसफर करो तो माइनस का 10x 6y और प्लस का बेटा कितना हो जाएगा 22 बराबर में कितना हो जाएगा 0। इसको मान लो समीकरण 2। समीकरण 1 से क्या निकलता है a1 b1 c1, तो a1 कितना है बोलो जरा 5 है, b1 कितना है माइनस का 3 है और c1 बेटा कितना है माइनस का 11 है। a2 बेटा कितना हो जाएगा माइनस का 10 है, b2 कितना है बेटा 6 है और c2 बेटा कितना है आपका 22 है। ठीक है, अब निकालिए तो a1 बटे a2, तो a1 कितना है 5, a2 कितना है माइनस का 10, काट दोगे 1 2 बार में जाएगा माइनस का 1 बटे 2। फिर बेटा क्या निकालोगे b1 बटे b2, तो b1 कितना है बेटा माइनस का 3 है, b2 बेटा कितना है 6 है, कट जाएगा तो माइनस का 1 बटे 2 आ जाएगा। ठीक, और फिर बेटा दोनों बराबर आए हैं ना, तो c1 c2 निकालना पड़ेगा, मजबूरी है। तो c1 बटे c2, तो c1 कितना है बेटा माइनस का 11 है और c2 बेटा कितना है 22 है, तो 11 का 11, 11 दूना 22, तो माइनस का 1 बटे 2।
आप देख रहे हैं कि बाबूजी भी बराबर हैं, भैया भी बराबर हो गए और बहना भी बराबर है, तीनों बराबर हो गए। इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे चूंकि a1 बटे a2, b1 बटे b2 और बेटा c1 बटे c2। ठीक है, तो जब तीनों बराबर हो गए यानी फुल प्लेट खाना खाया शादी में, तो जब फुल प्लेट खाना आपने शादी में खाया तो मतलब क्या है, ये संगत व्यवहार है। तो आप क्या लिखेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म बेटा कैसा है, संगत है, ये आप इसके नीचे लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें अगला सवाल देखिए, हम पांचवा सवाल आपको बताते हैं। ये हमारे पास पांचवा सवाल है। पांचवा सवाल भी आपको हम बता देते हैं क्योंकि टाइम ज्यादा है नहीं। अब इधर देखिए, पांचवें सवाल में इसको हम लिख लेते हैं। ये आपका पांचवा सवाल है। पांचवा सवाल दिया है 4/3x प्लस का 2y और बराबर में बेटा कितना है 8। इसको इधर इसका पहले एलसीएम ले लो, इसके बटे में 1 है, तो इससे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x और इससे इसका मल्टीप्लाई होगा तो बेटा 6y और बटे में कितना हो जाएगा 3 का नम 3, हर संख्या के बटे में 1 होता है। ठीक है बेटा, बराबर में कितना है 8, तो ये 4x प्लस का 6y और 3 इसके गुणे में चला जाएगा तो 8 तिरिक 24, इसको इधर ट्रांसफर कर लो। 4x प्लस का 6y और माइनस का बेटा 24 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको आप मान लेंगे समीकरण 1। समीकरण 2 बनाने के लिए 2x प्लस का 3y बराबर में 12 दिया, इसको इधर ट्रांसफर करिए। 2x प्लस का 3y माइनस का 12 बराबर बेटा क्या हो जाएगा 0। अभी इसको मान लीजिए समीकरण 2। आकाश समीकरण 1 से बेटा क्या निकलेगा, a1 बराबर 4, b1 बराबर 6। सही है, यहाँ b1 बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और c1 बराबर आपका निकलने वाला माइनस का 24। इसी तरह से a2 बराबर कितना हो जाएगा 2, b2 बराबर हो जाएगा 3 और c2 बराबर हो जाएगा माइनस का 12। क्लियर है। अब यहां से आप निकालिए a1 बटे a2, तो a1 कितना है 4 है, a2 है 2, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, मतलब कितना आया 2। b1 बटे b2, तो b1 कितना है 6 है और b2 कितना है 3 है, कट जाएगा तब भी बेटा कितना आया 2। ठीक है, इसी तरीके से बेटा c1 बटे c2, तो c1 कितना है माइनस का 24 है और c2 माइनस का 12 है, तो 12 एक अन्नम 12, 12 दूना 24, तो बराबर आया 2। तो तीनों ही क्या हो गए बेटा बराबर हो गए। तो आप क्या लिखेंगे, चूंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2, इसलिए वेरी गुड रैखिक समीकरण युग्म बेटा कैसा है, ये संगत है। यही बात आपको यहाँ पे भी लिख लेनी है। ठीक है, तो ये बेटा हमारा 3.1 एक्सरसाइज थी जिसमें एक ही सवाल दिया गया था और जिसमें हमें सिर्फ संगत और असंगत बताना था। तो इस क्लास को बेटा यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलेंगे हम लोग नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।